और pH होता है pH इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ AH प्लस। अब जो मैं A से डिनोट कर रहा हूं, दिस A इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। ठीक, अब वैसे तो एक्टिविटी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक्टिविटी अगर H प्लस की देखी जाए तो इट इज इक्वल टू गामा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड दिस गामा इज कॉल्ड एज activity constant. This gamma is called as activity constant. अब यहां से दो केस होते हैं अपने पास। केस फर्स्ट ये है कि if concentration of H plus is greater than 1 molar, जो ओरिजिनल हमारा फार्मूला है वो कौन सा है, pH is equal to minus log 10 H plus। केस फर्स्ट ये है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा हो, उस केस में देन गामा इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड यानी मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से ज्यादा है तो गामा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा। उसके बाद हम एक्टिविटी H प्लस निकालेंगे और उसे यहां रखकर pH निकालेंगे। ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, 1 मोलर से ज्यादा आएगा नहीं। तो दूसरा जो केस बनता है, केस सेकेंड, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन इक्वल टू 1 मोलर, देन गामा इज इक्वल टू 1 एक्टिविटी कांस्टेंट। अगर गामा की वैल्यू 1 रख दूं तो AH प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा। और उस केस में फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस pH के फार्मूले में, इस pH के फार्मूले में मैं यहां रख दूं माइनस log 10 ऑफ H प्लस। ये फार्मूला आपको याद होगा कि pH निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जो ओरिजिनेट हुआ ये फार्मूले से, वहां ओरिजिनल फार्मूले में एक्टिविटी थी, ठीक है ना, और उस एक्टिविटी को हमने इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन मान लिया अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर से कम है या बराबर है। ठीक, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन H प्लस लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस pH। 10 बेस में ये तो इधर ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस pH हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं pOH निकालूं तो माइनस log 10 यहां आ जाएगा OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं इसी तरीके से pKa लिखूं तो यह हो जाएगा माइनस log 10 Ka। pKb लिखूं तो इज इक्वल टू माइनस log 10 ऑफ Kb। यानी कि यहां जो चीज आ रही है वही इसके साथ आ जाएगी। ठीक, अगर आप यहाँ K लिखोगे तो Pk आ जाएगा, KH लिखोगे तो PKH आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और pH जो है, pH लिखोगे तो यहाँ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pOH लिखोगे तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जिस pH स्केल की हम बात कर रहे हैं वो आपको ध्यान होगा कि 0 से लेके 14 तक हम स्केल लेते हैं और 7 को हम मानते हैं pH इज इक्वल टू 7 इज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, 7 से कम अगर pH होगी तो दैट इज कॉल्ड एज एसिडिक मीडियम और इससे ज्यादा बेसिक। अब ये एक चीज का ध्यान रखना है, हमें ये स्केल पता है 0 से लेके 14 तक का, लेकिन ये स्केल हर टेम्परेचर पे सेम नहीं होगा या वैलिड नहीं होगा। दिस स्केल इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इट इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ हो तो उस केस में मैं 0 से 14 तक का स्केल यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर टेम्परेचर अदर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो ये स्केल बदल सकता है। कैसे बदलेगा ये हम देखेंगे, है ना। लेकिन ध्यान रखना है 25 डिग्री है तो आप सीधा इसका यूज कर लो,
और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेई में जो अब तक के क्वेश्चन आए आयनिक में वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही आए। तो आप ये मान के चलो कि 99% पॉसिबिलिटी यही है कि इसी स्केल पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, सिंपल होता है कि अगर पीएच पता लग गई सॉल्यूशन की या पीओएच पता लग गई तो हमसे पूछ लेगा, जैसे मान लो किसी सॉल्यूशन की पीओएच मुझे पता लग गई 2 और मुझसे पूछ ले कि पीएच कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 14 माइनस, और ये चीज जो है मैं लिख सकता हूं कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये स्केल का यूज करते हैं और ये रिलेशन भी कहां होल्ड करता है एट 25 डिग्री। तो किसी सॉल्यूशन में पीएच और पीओएच दोनों का सम 14 होता है, ठीक है ना, वो हम निकाल सकते हैं अगर एक चीज पता है तो, ठीक, लेकिन वैलिड सिर्फ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में सबसे पहला पॉइंट तो जो है वो ये है कि वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं, जो आयंस में टूटता है, ठीक है। तो वाटर भी आयंस में टूटता है लेकिन इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि अगर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो तो आयंस की प्रेजेंस मस्ट है। यानी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, लेकिन वाटर में इतने कम संख्या में आयंस होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करता है, अगर हम प्योर वाटर की बात करें, ठीक है। तो नेग्लिजिबल आयंस वहां पड़े होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये चीज हमें एक्सपेरिमेंटली पता लग गई है कि आउट ऑफ 55.5 करोड़ वाटर molecules only one dissociates into H plus and OH minus, ठीक है। लेकिन ये चीज कहां ऑब्जर्व हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है भाई। रिएक्शन का अल्फा जो है किसी भी इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बात करूं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बात करूं, वो दोनों ही किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। अब अगर हम ये चीज बोल रहे हैं, ये फैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, 55.5 करोड़ में से, तो 55.5 करोड़ यानी कि 10⁻⁷ में से मॉलिक्यूल कितना टूटता है, और वो जो मॉलिक्यूल टूटेगा वो किस में जाएगा, H+ और OH- आयंस में। अगर इतने में से एक टूट रहा है तो एक में से कितना टूटेगा, 1/55.5 इंटू 10⁻⁷ बराबर 1.8 10⁻⁻⁹। एक में से जो अमाउंट टूटता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। यहां हम यूज करेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि आयनिक में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और जब आयंस बनते हैं तो हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये अल्फा जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक। लेकिन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट इज परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, अब अगर परसेंटेज निकालनी है आयोनाइजेशन की, ठीक है, तो जो डिग्री दी हुई है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिखाई जाती है 1 में से और परसेंट आयोनाइजेशन दिखाई जाती है 100 में से, ठीक है। तो हम 100 से इसे गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷%। ये परसेंटेज आनी है। तो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछ रहा है या वाटर के लिए परसेंट आयोनाइजेशन पूछ रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग है ना। तो एक चीज आप याद रख सकते हो, ये डेटा हमें याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक। तो ये चीज तो जो है हम थियोरेटिकली नहीं बता सकते, तो ये फैक्ट तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 55.5 करोड़ में से एक टूटता है, ठीक। ऑफ प्योर वाटर, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर,
ये होती है 55.5 कैपिटल M मोलर। अब मोलारिटी वाटर की कैसे निकली है कि सपोज हम 1 लीटर प्योर वाटर ले लेते हैं, ये हो गया वॉल्यूम B। 1 लीटर वाटर का मतलब 1000 ml और डेंसिटी इसकी हम लेते हैं वाटर की 1 ग्राम पर ml। तो अगर मैं मास निकालना चाहूं तो फार्मूला है V इंटू डी, तो मास कितना जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1000 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम वाटर। और अगर मास वाटर का आ गया तो मोल वाटर क्या जाएगा, इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलर मास इसका 80, डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 55.5। अब मोलारिटी निकालने के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कैपिटल M मोलारिटी इज इक्वल टू 55.5 अपॉन 1, और साइन क्या लगा दूंगा मैं। तो प्योर वाटर की मोलारिटी हम कितनी लेते हैं 55.5 कैपिटल में। ठीक, H प्लस एंड OH माइनस। लेकिन वाटर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हम उनको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो H प्लस प्लस Cl माइनस लिखेंगे, ठीक ना, अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या है स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक हुआ तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम वहां पे दोनों तरह का साइन लगाते हैं, मतलब यानी कि इक्विलिब्रियम का साइन वहां पे। तो आयनिक में पॉइंट ध्यान रखोगे कि स्ट्रॉन्ग के साथ सिंगल एरो है, यानी रिएक्शन 100% एक ही डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। और वीक के साथ जो है दोनों डायरेक्शन में अपन को दिखाना है उसे। अब इसमें T इज इक्वल टू 0 पर अगर इसकी मोलारिटी में लूँ C तो ये होगी 55.5, ठीक। और यहां से ये होगा 0, ये होगा 0 शुरू में। अब जब ये टूटेगा तो इक्विलिब्रियम पर C में से कितना टूटेगा, C अल्फा। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमारे पास कितना है अल्फा, यानी एक में से कितना टूटेगा अल्फा, तो C में से कितना टूटेगा C। अगर ये C अल्फा टूट गया तो स्टोइकियोमेट्री है 1 1 1 की, तो H प्लस कितना बनेगा C अल्फा, ये कितना बनेगा C अल्फा। अब यहां से अगर आप इसकी वैल्यू लिखो तो ये है 55.5 माइनस 55.5 इंटू अल्फा की वैल्यू 1.8 10 की पावर -9। इसको मैं नेग्लिजिबल मान लूं इसके कंपेयर में, तो ये लगभग कितना यूज कर सकता हूं 55.5 ही यूज कर सकता हूं। और इन दोनों की वैल्यू यहां रखूंगा तो ये आएगा 10 की पावर -7 और ये भी आएगा 10 की पावर -7, ठीक। इसका मतलब अगर मैं pH निकालना चाहूं तो pH माइनस log 10 H प्लस होता है, यहां उठा के रख दूं इसे तो pH कितनी आ जाएगी 7, ठीक। और अगर मैं pH निकालना चाहूं तो pH माइनस log 10 OH माइनस, इसे यहां रख दूं तो ये कितनी आ जाएगी 7। तो मेरे पास ये आ गया कि pH प्लस POH दोनों का सम कितना होगा 40। लेकिन ये रिजल्ट कहां पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए बात को, ठीक है। यानी कि वाटर में से टूटकर ये आयंस मिले हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कितनी है 10 की पावर -7 10 की पावर। ये डाटा कैसे आया है कि C अल्फा है अपने पास, C की वैल्यू कितनी है, C है 55.5 और अल्फा भी मैंने लिखा है 1.8 जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है -9। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10 की पावर -7, ठीक। अब वाटर में pH और pH दोनों बराबर है और वाटर की pH 7 है तो न्यूट्रल होता है वाटर, ठीक है। K इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर K। तो K होता है H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही तरीका होता है हमारा। अगर मैं यहां डेटा रख दूं ये 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7
और वाटर की जगह कितना रखूं मैं 55.5, तो ये आ जाएगा 1.8 10 की पावर -16 के, ये याद रखना है अपन को। अगर मुझे के पता लग गया है तो पी के में लिखूंगा -log10 ऑफ के, ठीक। और अगर मैंने यहां ये रख दी वैल्यू तो -log10 ऑफ 1.8 इंटू 10 की पावर -16, ये चीज हो जाएगी 16 माइनस log 1.8, और ये आप सीधा याद रखोगे पी के 15.74। और पी के आप कुछ भी लिख सकते हो, पी के भी लिख सकते हो और पी के भी लिख सकते हो, क्योंकि आप पी के लिख रहे हो, समझे बात को। तो पी के हमने कुछ भी लिख दिया। क्यों लिख दिया पी के हमने कुछ भी? क्योंकि वाटर जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो पी के आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपको फ्रीडम है, समझिए बात। तो वाटर के लिए जो है पी के भी लिख सकते हैं, इसे पी के भी, बिकॉज वाटर इज बिहेविंग बोथ एज एसिड एंड बेस। क्योंकि ऑरेनियस का कंसेप्ट क्या बोलता था, H+ देने वाला एसिड और OH- देने वाला बेस, तो वाटर का बिहेवियर दोनों की तरह ही है, इसलिए हमने ये चीज लिख दी, ठीक। अब यहां से जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस के में मैं मल्टीप्लाई कर दूं वाटर को, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा H+ इंटू OH+। अब मैंने के साथ H2 को मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया है बिकॉज K इज ए कांस्टेंट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये चीज मुझे कहां से पता लगी कि यहां जो अपन ने लिखा था C माइनस C अल्फा, C अल्फा इतना छोटा था कि उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही आ गई ना 55.5। तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाकर, कांस्टेंट को मिलाकर एक नया कांस्टेंट लिख दिया है जिसको हमने लिखा KW। द KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ध्यान देना आप कि दोनों चीजें अलग अलग है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू ये होगी, और आयनिक प्रोडक्ट पूछ लिया जाए KW, तो 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 10 की पावर -14। और अगर इसमें अपन लोग ले लें तो PKW इज इक्वल टू हो जाएगा 14। अब ये जो रिलेशन में यहां लिख रहा हूं, इट इज वैलिड ओनली एट 25। समझ गए बात को? बोलो। तो दो चीजें अपने पास, एक तो K और KW, फर्क समझ लीजिए। आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट, और PK और PKW। PKW की वैल्यू 40 कि H+ इंटू OH- इज इक्वल टू यहां से K, तो log H+ प्लस log OH- ऐसा लिखा जा सकता है। दोनों साइड माइनस ले लें तो -log H+ को हम लिख सकते हैं PH, और -log OH- को लिख सकते हैं POH, और -log KW को लिख सकते हैं हम PKW। तो रिलेशन वैलिड है ये वाला। लेकिन अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया तो PH प्लस POH बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक। तो जो स्केल होगा इस टेम्परेचर पे वो 0 से कहां तक लाई करेगा 14, जिसमें मिडिल पॉइंट pH इज इक्वल टू 7 स्टैंड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड लेस देन 7 इज फॉर एसिडिक, एंड लेस देन मोर इज फॉर मोर देन 7 इज फॉर बेसिक, है ना। तो लेस देन 7 एसिडिक होगा, मोर देन 7 बेसिक होगा, है ना। ये चीज अपन जो है इसके बारे में कह चुके हैं। pH प्लस POH इज इक्वल टू वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं। हम क्या क्या जान चुके हैं वाटर के लिए। प्योर वाटर की मोलारिटी 55.5, अल्फा 1.8 10 की पावर -9, आयनाइजेशन कांस्टेंट 1.8 10 की पावर -16, ठीक है, और आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर -14। ये चार प्रॉपर्टी अपन जान चुके हैं, ठीक। अब वाटर पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा वो देख रहे हैं। तो H2O गिव्स H++ OH-, सही है। डिसोसिएशन जनरली एंडोथर्मिक होता है, जनरली, मतलब ये कोई रूल नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जिनमें टूट रहा है
तो टूटने वाला प्रोसेस नॉर्मली एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, तो एनर्जी लेने के बाद वाटर टूटेगा H+ और OH- बॉन्ड ब्रेकिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर ये टूटा इसमें तो एनर्जी चाहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से K की वैल्यू बढ़ेगी, K बढ़ेगा तो KW भी बढ़ेगा, ठीक है। क्या क्या फर्क पड़ने वाला है वो देख रहे हैं। K बढ़ेगा KW बढ़ेगा, PK कम हो जाएगा, उल्टा रिलेशन है माइनस लोग, PKW भी कम हो जाएगा, ठीक। रिएक्शन किधर चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बढ़ जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा बढ़ गया तो इसका मतलब इन दोनों के मोल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी मोल H+ बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मोल OH- बढ़ जाएंगे, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन OH- H+ बढ़ जाएगी, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन OH- भी बढ़ जाएगी, ठीक। अगर H+ बढ़ेगा तो pH की वैल्यू कम हो जाएगी, H+ OH- बढ़ गया तो pH की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो आप ये देख लो कि इसमें बहुत अच्छा मल्टीपल बनाया जा सकता है कि वाटर इज हीटेड अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट। अब इनमें से कुछ भी दे सकता है ऑप्शन। पहला इफेक्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट इंक्रीजेस बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस एज वेल एज आयनिक प्रोडक्ट। ये दोनों बढ़ेंगे तो इनका P जो है -log10 वो कम हो जाएगा। अगर अल्फा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, अल्फा बढ़ जाएगा, ज्यादा संख्या में आयंस मिलेंगे, ठीक है। ज्यादा संख्या में आयंस मिल रहे हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, H+ OH- दोनों बढ़ गए। अगर ये दोनों बढ़ गए तो फिर इनका pH और pOH कम हो गया, ठीक है ना। तो उसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सपोज मैंने टेम्परेचर कर दिया ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सपोज मैंने टेम्परेचर लिया 55 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -30। KW 10 की पावर -14 से बढ़ गया और बढ़ने की वजह हमने यहां देख ली। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब अगर KW की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, तो अब आप ये देखो कि अगर मैं PKW निकालूं इसके लिए तो कितना हो जाएगा 30। अगर PKW 13 हो गया तो मेरे पास रिलेशन क्या है, pH + pOH इज इक्वल टू PKW इज इक्वल टू कितना लिखूंगा 30, ठीक। और वाटर के केस में अब आपको ये बताना है कि वाटर अगर ज्यादा टूटा, अल्फा तो बढ़ जाएगा भाई, अपन ने ये यहां देख लिया कि अल्फा तो इसका इंक्रीज करने वाला। अब ये बताइए कि अगर मैं इसके लिए वाटर के लिए देखूं तो H+ और OH- तो बराबर ही होंगे, इसका मतलब pH इज इक्वल टू pOH होगा। तो वाटर की pH 2pH इज इक्वल टू 13, तो pH कितनी आ जाएगी 6.5। तो वाटर 0 से लेकर स्केल हो गया 13 और बीचों बीच पॉइंट हो गया 6.5, और ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। अब क्वेश्चन ये है कि इधर आते हैं अपन, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक, तो वाटर की pH जो है वो कम हो गई। अब ये बताना है आपको कि वाटर एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया या न्यूट्रल रहा। न्यूट्रल ही रहा। जैसे मैंने यहां टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाटर की pH हो गई 6.5। अब बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन आ सकता है कि 6.5 7 से कम आ गई, ठीक है, तो वो एसिडिक हो गया। गलत, क्योंकि अब मैं 7 से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि pH स्केल ही चेंज हो चुका है, समझ आ दो। तो pH स्केल अब कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 13 तक। तो अब वाटर रहेगा लेकिन न्यूट्रली, क्योंकि बराबर संख्या में इसमें H+ और OH- होंगे। जितना ज्यादा टूटेगा H+ बढ़ेंगे तो साथ में OH- भी बढ़ रहा है, समझ आ दो। तो हमें ये नहीं लिखना है कि वाटर एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा, वाटर रिमेन्स न्यूट्रल, टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ या घटाओ।
सॉरी, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। फॉर द एग्जांपल टेम्परेचर मैंने ले लिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ KW की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है -15। अब टेम्परेचर कम किया तो K की वैल्यू कम हो गई, किससे? 10 की पावर -14 से। वो रीजन उधर समझ चुके हैं अपन, है ना। टेम्परेचर घटाओगे तो K की वैल्यू घटेगी। अब स्केल PKW कितना हो गया इसका? 50। तो मैं सीधा लिख दूं स्केल कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से लेके 15, ठीक। और इसमें बीचों बीच पॉइंट 7.5 कौन सा पॉइंट होगा? और यहां कौन सा पॉइंट होगा? एसिडिक। ये रेंज और ये रेंज, समझ गए बात हो? तो कंक्लूजन ये है कि 0 से 14 का स्केल लाई करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ा दोगे तो ये स्केल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है। अगर स्केल 0 से 12 होगा तो मिडिल पॉइंट 6 न्यूट्रल होगा। अगर ये 13 होगा तो मिडिल पॉइंट 6.5 न्यूट्रल होगा, ठीक। अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये स्केल ब्रॉड हो जाएगा, 0 से लेकर 15 हो गया। अब बीचों बीच पॉइंट जो है 7.5, वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? न्यूट्रल, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है जेईई में कि उसने स्केल चेंज करवा दिया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी अपन सोच सकते हैं कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि बगल में वो KW दे दे आपको 10 की पावर -15, ठीक है। और उसके बाद जो है 10 की पावर -15 देकर एक सॉल्यूशन दे दे NaOH का, ठीक है। अब NaOH का सॉल्यूशन दे दिया तो उससे हम POH निकाल सकते हैं। NaOH का सॉल्यूशन दे दिया तो उससे POH निकाल लेंगे। अब POH ना पूछे और pH पूछ ले तो मुझे रिलेशन चाहिए ना। यहां पे रिलेशन कौन सा होगा? pH + POH = 50। अब बच्चे के दिमाग में क्या गलती आएगी कि वो स्केल कौन सा दिमाग में लेके घूम रहा है? pH + POH = 14, ठीक। तो अगर 25 डिग्री देता है तब तो आप बेझिझक उसका यूज कर सकते हो, = 14 दोनों का सम। लेकिन अगर वो कहीं ब्रैकेट में ये दे दे वैल्यू तो फिर स्केल चेंज होकर ये हो जाएगा, तब POH दे देगा तो pH निकालने के लिए 15 में से माइनस कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए कि वाटर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KW की वैल्यू बढ़ जाएगी। KW बढ़ जाएगा तो अल्फा बढ़ जाएगा, उससे H+ बढ़ जाएगा, उससे OH- बढ़ जाएगा, और pH की वैल्यू घटेगी, POH की वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक। ऐसे ही टेम्परेचर कम कर दूं तो KW कम हो जाएगा, अल्फा कम हो जाएगा, कम टूटेगा तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई तो pH बढ़ा और उसका साथ POH भी बढ़ गया। ये इसका समरी है टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक। अब अगली चीज हम लिख रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब होता है जो अपन ने ब्रोंस्टेड में देखा था कि जिसे मान लो सपोज करो HCN है, तो HCN अगर एसिड है तो ये H+ निकालने के बाद किसमें बदल जाएगा? CN- में। CN- इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर किसे बोलते हैं अपन? HCN और CN-। अब इनके लिए एक रिलेशन होल्ड करता है कि pKa + pKb = 14, और ये रिलेशन भी कहाँ है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर CN- का pKb मुझे पता है तो मैं उसकी सहायता से HCN का pKa निकाल सकता हूं। तो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको HCN के pKa की जरूरत हो और वो नहीं दिया हो, ठीक। तब हो सकता है कि वो आपको क्या दे दे? CN- का pKb। तो अगर आपको ये पता है कि HCN और CN- आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस है तो आपको ये रिलेशन लगाना है pK + pKb। अब इसका डेरिवेशन कैसे होता है कि जैसे मान लो एग्जांपल मैं HA को तोड़ दूं तो ये बनाएगा H+ + A-।
अगर ये एसिड है तो मैं इसके लिए यूज करूंगा Ka, और इसे क्या लिखूंगा H प्लस इंटू A माइनस अपॉन नीचे क्या आएगा H। ये लिखना सभी को आता होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर ये बेस है तो A माइनस और वाटर मिलकर बनाने वाले हैं HA प्लस OH माइनस। इसके लिए मैं लिखूंगा PKB, KB। तो KB हो जाएगा HA इंटू OH माइनस, वाटर को कांस्टेंट मान के हटा देते हैं A माइनस। अब आपके पास Ka है और Kb है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किस किस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, K और Kb को, तो Ka इंटू Kb क्या आ जाने वाला है, बराबर। दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, A माइनस, यहां ऊपर आएगा सिर्फ H प्लस इंटू OH माइनस। H प्लस इंटू OH माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, KW। तो मेरे पास रिलेशन आ गया K इंटू KB बराबर KW, ठीक है ना। या तो आप ये याद रख लो कि K इंटू KB बराबर KW, और दोनों अगर जो है, दोनों अगर यहाँ पे लोग लगा दें अपन, ठीक है, तो लोग लगाने के बाद जो है माइनस लोग लेने पर ये क्या हो जाएगा PK, ये हो जाएगा PKB और ये हो जाएगा PKW। और अगर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा PKA प्लस PKB और इज इक्वल टू 40। तो अल्टीमेटली हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले लिख दिया कि दोनों का सम क्या लेंगे, 40। जैसे मान लो एग्जांपल, मुझे Cn माइनस के लिए PKB दे दिया 5, अब मुझे HCN का Ka पूछ लिया है, बता सकते हो? Cn माइनस का PKB 5, तो HCN का Ka तो बता, माइनस 9। PKB जो है वो 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट HCN हुआ, तो इसका PK कितना हो गया, PK हो गया 9, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 40। अब अगर ये 9 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -9। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में इस कंसेप्ट का यूज हो सकता है कि अपने पास जो है अगर K है तो KB निकाल सकते हैं, या KB है तो K निकाल सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होने चाहिए। जैसे CH3COOH है, उसके साथ CH3CO माइनस होना चाहिए, है ना, तब मैं सीधा इसको लगा सकता हूँ। NH4OH है तो उसके साथ NH4 प्लस होना चाहिए, ठीक। हमसे जैसे एक एग्जांपल पूछ लिया कि कैलकुलेट pKa4 H3O प्लस, ठीक। अब एक्चुअली जो है H3O प्लस मैंने लिखा है, तो ये एसिड होगा या बेस होगा, एसिड होगा। ऑल केटाइंस आर एसिड एंड ऑल एनाइंस आर बेस। तो एसिड के लिए क्या पूछेगा, पीके। अब अगर पीके मुझे निकालना है तो हम H3O प्लस अगर H प्लस दे दे तो किसमें बदलेगा, वाटर में। H प्लस देने वाला क्या होगा, एसिड, और ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। तो हमें पता लग गया, ठीक है ना। अगर ये एसिड है तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पीके, और अगर ये बेस है तो इसके लिए क्या यूज करूंगा, पीके। अभी बताओ पीके भी वाटर का कितना होता है, गलत। पीके भी वाटर का होता है 15.74। थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने पीके, बार बार बोला है कि मैं पीके कुछ भी लिख सकता हूं, और मैंने पीके कुछ भी लिख दिया था, पीके और पीके भी, ठीक है ना। तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया। वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या आया था 1.8 10 की पावर -16, और उसका लोग लेके मैंने लिखा था पीके इज इक्वल टू 15.74, जिसको हम पीके की तरह भी यूज कर सकते हैं और पीकेबी की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वाटर बिहेव्स बोथ एज एसिड एंड बेस। समझ बात हो। तो अब इन दोनों का सम पीके ए प्लस पीके बी, ये सम कितना होना चाहिए, 14। अगर मैं इसे यहां रख दूं तो अननोन पीके कितना आ गया, इज इक्वल टू -1.7, और अगर मैं के निकालना चाहूं तो 10 की पावर 1.74।
बोलो तो अगर अपन यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो 10 के ऊपर पावर में आएगा ना, 10 की पावर माइनस pH आता था, तो यहाँ 10 की पावर माइनस पी के आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल कैलकुलेट pKb4 OH माइनस। बता सकते हो, ये सीधा ही बता सकते हो, ध्यान से देखोगे तो आंसर आपको यहीं दिख जाएगा। सेम मतलब -1.7 कैसे आया है? पीकेबी की बात कर रहे हैं, यानी ये बेस की तरह काम कर रहा है। ब्रोडस्टेड क्या बोलता था कि बेस कैन एक्सेप्ट H+, तो क्या बनाएगा? वाटर। अभी H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो इट इज एक्टिंग लाइक ए बेस, और ये क्या हो जाएगा? तो इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस के लिए अपन क्या यूज करेंगे? पीकेबी, और इसके लिए क्या यूज करेंगे? pKa, जो कि कितना था? 15.7। वाटर के लिए चाहे वो एसिड की तरह काम कर रहा हो या बेस की तरह काम कर रहा हो, अपन को pK की वैल्यू कितनी लेनी है? 15.74। और इन दोनों का सम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 40। pK को उठा के यहां रख दूं तो pKb आ गया हमारे पास इज इक्वल टू -1.74। ये किसके लिए pKb आया है? OH माइनस का। समझ गए बात को? ठीक है, तो OH माइनस के लिए pKb और H3O प्लस के लिए pKa हमने इस फॉर्मूले से निकाला। ठीक, कि कैलकुलेशन pH कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कंडीशन में लिख रहा हूं कि इफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर -6 मोलर फ्रॉम एसिड। ये चीज हम जो है आगे जाके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अभी मैं सिर्फ ये पॉइंट लिख रहा हूं। इस केस में क्या होता है कि नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इसको सीधा कर देंगे H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, एंड pH इज इक्वल टू -log10 H+। ठीक, इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ले लूं 0.005 मोलर H2SO और इसकी pH मुझे निकालनी। पहला काम है हमारा आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन में K नहीं दिया हुआ है तो उसकी संभावना ये बनती है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वीक एसिड होगा तो वो आपको जो है उसके साथ क्वेश्चन में K की वैल्यू देने वाला है। ठीक, अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम मोल से सॉल्व कर लें। H2SO4 टूटकर 2H+ देने वाला है, तो 0.005 से कितना मिलेगा? 0.01, दुगना। तो अगर H+ पता लग गया तो pH इज इक्वल टू -log10, ये 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 ये इधर आ जाएगा। pH कितना आ गया? तो या तो आप इस तरीके से कर लो मोल वाले तरीके से, या फिर नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट लाए अपन इसलिए है कि अपन इसको सीधा सोल्व कर पाए। तो नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि 0.005 मोलर है और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है इसका? तो वैलेंसी फैक्टर को H2SO4 को मल्टीप्लाई कर दूं यहां, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.005 इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये कितना आ गया? 0.0। और यही चीज मुझे सीधी किसके बराबर लिख लेनी है? H+ के बराबर। और सोल्व करोगे तो pH क्या आ गई? तो एक ही बात है एक तरह से। अब वैलेंसी फैक्टर का लॉजिक आप समझ गए होंगे कि जितने H+ देता है वही तो वैलेंसी फैक्टर है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मोलारिटी को, वही चीज तो यहां कर रहे हैं, है ना। तो दोनों अप्रोच एक तरह से एक ही है। पर अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया हुआ हो तो आपको सीधा ही उसको क्या कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन तो मैंने मोलारिटी का करवाया, अगर मैं यहां पे नॉर्मलिटी लिख देता तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के 2H+ में ले गए और उसको दुगना नॉर्मलिटी कर दिया अपन ने।
ऐसा भी संभव है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम्पल 0.01 मोलर नॉर्मल H2SO4। अब वैसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना, क्योंकि सीधा ही उसको नॉर्मलिटी बराबर 10⁻² बराबर H प्लस करना है और सीधा पीएच निकाल दो। लेकिन एक बच्चा ये भी कर सकता है कि H2SO4 को तोड़कर 2H प्लस मिलते हैं, तो 0.01 से 0.02 नॉर्मल H प्लस हो गया। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि H2SO4 अगर H प्लस दे रहा है तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये बोलता है कि एक से एक ही मिलने वाला है, एक से दो कभी नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमेशा ही चलता है कि एक इक्विवेलेंट हमेशा एक इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा और एक इक्विवेलेंट ही बनाएगा। तो इससे मिलने वाले H प्लस के इक्विवेलेंट एक ही होंगे, एक से एक। तो 0.01 से कितने होंगे? 0.0। लेकिन अगर बच्चे ने 2H प्लस लिख कर यहाँ और उसको दुगना कर दिया तो गलत है। एक इक्विवेलेंट से दो इक्विवेलेंट कभी नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? तो इसलिए ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि नॉर्मलिटी कंसेप्ट लाए इसलिए है कि सीधा किसके बराबर कर सके? H प्लस। और pH इज इक्वल टू क्या कर दे? -log10H प्लस। ठीक। केस हम ले रहे हैं बी, pH कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस में जब ये वाला केस कर रहे हैं तब मैं यहां सेम चीज लिख रहा हूं कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन शुड बी मोर देन 10⁻⁻⁶। तभी मैं ये मेथड यूज करूंगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा जो हम बाकी के लेटर केसेस में देखेंगे, है ना। तो ये कंडीशन है OH माइनस शुड बी मोर देन 10⁻⁻⁶। सीधा ही मुझे करना है कि नॉर्मलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू OH माइनस, और OH माइनस से pH निकाल लेंगे -log10 OH माइनस, और अगर pH निकालना है तो 14 माइनस pH। ठीक। सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं 0.0005 मोलर BaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन। अब इसकी pH निकालिए, कितनी pH हो जाएगी इसकी? फटाफट आंसर दो। इलेवन। भाई यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2, क्योंकि 2H माइनस दे सकते हैं। इसको सीधा मल्टीप्लाई करो इससे मोलारिटी से, तो नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 0.001। नॉर्मलिटी कोई बराबर क्या कर लेना है? OH। कितना आ गया? OH माइनस 10⁻⁻3। OH माइनस आ गया तो pOH सीधा कितना आ गया? 3, और pOH 3 आ गया तो pH इज इक्वल टू 11। समझिए बात। तो लेकिन ये जो तरीका हम कर रहे हैं ये तभी वैलिड है जब ये ग्रेटर देन 10⁻⁻6। ठीक है ना। और इसका मैं पहले ही बता देता हूं थोड़ा सा लॉजिक कि वाटर को भी कंसीडर करना चाहिए था हमें, बिकॉज वाटर ऑल्सो गिव्स H प्लस आयंस। लेकिन वाटर से मिलने वाले H प्लस आयंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं अगर ये ज्यादा है तो H प्लस या OH माइनस। तो ये लॉजिक और मैं आगे डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक, कि pH कैलकुलेशन for mixture of strong acids। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ले लिया मैंने तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि सबके इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस जितने भी हैं सबको जोड़कर E फाइनल लिख दूंगा। अगर मैं एसिड को मिला रहा हूं तो सबके इक्विवेलेंट साथ में जुड़ेंगे, और मैं इक्विवेलेंट की जगह लिख दूं यहां पे N1V1 प्लस N2V2 प्लस बराबर N फाइनल N रिजल्टेंट और ये V टोटल। अब आप इस फार्मूले में M1V1 यूज नहीं करोगे, मोल में आता है M1V1 प्लस M2V2, उसका यूज यहां पे नहीं करना है कभी, क्योंकि M1V1 M2V2 का यूज हम तभी करते हैं जब हमारे पास एक ही तरह का सॉल्यूशन पड़ा हो, ठीक है ना। लेकिन अगर HCl प्लस H2SO4 वाली प्रॉब्लम है और अगर आपने M1V1 लगा के सोल्व कर दिया तो गलत आंसर देने वाला है। समझिए बात।
तो हम आईनी के हिसाब से ध्यान रखेंगे कि N1 V1 N2, इसी के लिए ये नॉर्मलिटी कंसेप्ट आया है कि सीधा जोड़ दें। मोलारिटी को अपन सीधा नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक। तो जैसे मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया कि सपोज हमें दे दिया कि 100 ml ऑफ 0.01 मोलर HCl प्लस, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, 600 ml ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, कैलकुलेट पीएच, ठीक। अब इसको भी अपन दो तरीके से सोल्व कर रहे हैं। पहला तरीका तो अपना ये हो गया कि यहां रख दूं मैं सीधा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो नॉर्मलिटी इसकी N1 मान लूं तो 1 इंटू 0.01। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, तो इसकी मोलारिटी हमें दी हुई है 0.005, मल्टीप्लाई करके सीधा नॉर्मलिटी लिख दूं 0.01, सही है। अब इस सारे डेटा को मैं कहां रख दूं, कैसे आएगा, HCl के लिए 0.01 इंटू 400 प्लस इसके लिए आ जाएगा 600 इंटू 0.01 बराबर N रिजल्टेंट, और यहां क्या आ जाएगा, वॉल्यूम टोटल यानी 1000। अब ध्यान रखना है एसिड मिक्स कर रहे हो तो NR बराबर लिखना है फाइनल H प्लस, यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, NR। अगर NR आ गया हमारे पास तो NR की सहायता से हम क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन H प्लस, और उससे क्या निकालेंगे, pH। तो पहले मैंने क्या किया, दोनों की नॉर्मलिटी निकाली, फार्मूले में पुट किया, क्या चीज आ गई, N रिजल्टेंट। बताइए कितना आएगा N रिजल्टेंट, N रिजल्टेंट आ गया 10 की पावर -2, इसी को बराबर क्या लिख दूं, H। pH कितना दिखाई दे रहा है, मैं समझिए बात को, N1 V1 प्लस N2 V2 से। अब अपन इसको मोल से भी सोल्व करके देखते हैं कि वो कैसे होगा। कर रहे हैं अप्रोच मोल से, ऐसा नहीं कि अपन इसको मोल से नहीं कर सकते, मोल से भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप क्या करो, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो मिली मोल्स आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो मिली मोल्स आते, और ये मिली लीटर में ले रहा हूं तो मिली मोल्स आ जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर HCl के मिली मोल कितने दिखाई देंगे आपको, दोनों मल्टीप्लाई किए मैंने सीधा 4 आ जाएगा। 4 मिली मोल को अगर मैं पूरा तोड़ दूं तो इससे H प्लस कितना मिलेगा मुझे, 4, ठीक। अब इधर आ जाते हैं, ये मिला रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना दिखाई देगा, 600 इंटू 0.005, 3, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो H2SO4 कितना आ गया मेरे पास, 3 मिलीमोल। लेकिन ये तो टूट कर 2H प्लस देगा, तो H प्लस कितना मिलेगा इससे, 6। तो टोटल H प्लस कितना दिखाई दे रहा है, 10, ठीक। और वॉल्यूम टोटल कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मिलीमोल है इसलिए वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा मुझे, मिलीलीटर में, 1000 मिलीलीटर। अब H प्लस के मोल है और वॉल्यूम टोटल है, तो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस क्या हो जाएगा, मोल H प्लस अपॉन वॉल्यूम, कितना आ गया, 10 अपॉन 1000, यानी कि 10 की पावर -2। तो pH इज इक्वल टू, तो जो भी अप्रोच आपके दिमाग में आए आप उस अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं, चाहे मोल से कर लो चाहे इक्विवेलेंट से कर लो, दोनों ही वैलिड हैं, ठीक है ना, दोनों ही आसान है। वैलेंसी फैक्टर पर कमांड हो तो यहां से कर लें, और अगर मोल आपको कन्वीनियंट लगता है तो यहां से, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके, आपको याद हो तो इक्विवेलेंट पढ़ा था हमने, तो ये लाइन थी कि जो भी क्वेश्चन मोल से सोल्व हो सकता है इक्विवेलेंट से भी सोल्व हो सकता है, ऐसा कोई तरीका नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो दोनों तरीके सोल्व ना हो सकते, है ना, बस ये है कि कन्वीनियंस किस में है हमारी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोल से आसान लगते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट से आसान लगते हैं।
ठीक है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का टाइप क्या है।